हाय एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत स्कोरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही ये बड़ा चैप्टर भी है। अब इसके अगर हम प्री रिक्विजिट की बात करें तो रिडॉक्स में आपने कुछ बेसिक चीज़ें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, जनरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा होता है, तो उसी का ये लार्ज अब डिटेल में हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आई होप कि यू विल लव दिस बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ जो समझने वाली है उसको हम अच्छे से समझें यहाँ पे। ठीक है, रटने वाला पार्ट आपका मिनिमम है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चलिए देखिए, आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, क्या होना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, व्हाट आर द, है ना, मतलब एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, किसके डब्बे पे किसको रख सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन। फिर सेल नोटेशन कैसे लिखी जाती है, देन हाफ सेल को कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग, एंड देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें भी हार्डकोर न्यूमेरिकल टाइप का वाला पार्ट नहीं है, वो आपका नर्सरी क्वेश्चन से आता है, पर इसमें फंडामेंटल लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो प्लीज फोकस, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए अपना। ठीक है, क्योंकि हर एक पार्ट पे आपको ध्यान देना और जो इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको लिख लेना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जानते हैं कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हम पढ़ते हैं, कि कभी कभी हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इस साइन को देख के ये मत बोल देना सर दे आर इन रेजोनेंस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटर कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइक इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो उसके पीछे जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो आप इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर चाहे वो आपके गैजेट्स को पावर करने वाली बैटरीज हो या आपके डे टू डे मोबाइल को पावर करने वाली बैटरी हो, आई थिंक इसके बारे में हम ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अब जब किसी बच्चे को बोलते हैं कि बच्चा देख इसका एसआरपी ज़्यादा है, इसका एसआरपी कम है, तो पहले तो बच्चा सोचता है कि सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या होता है। किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बोल रहे हो नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देना चाहता है, कोई उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। सर तो ये है क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले इसको समझते हैं, इनकी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू को बाद में देखेंगे। देखो, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट द मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस। ठीक है, मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस मतलब अब जैसे जिंक रॉड को अगर मैं जिंक सल्फेट के ही सॉल्यूशन में डाल दूं, ध्यान रखना अभी मेटल को इसके खुद के इलेक्ट्रोलाइट में डाला है मैंने। ठीक है, ऐसे नहीं कि कॉपर सल्फेट में डाला मैंने फिर वो प्रॉपर पूरा सेल बन जाएगा। अब ये सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रोड है, उसी का अपना इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो बच्चे ये जो जिंक का जो आउटर मोस्ट एटम्स होंगे, आउटर मोस्ट लेयर्स होंगी, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। अब जैसे ही एक जिंक यहाँ से सॉल्यूशन में जाएगा और जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, गया, तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया उसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, क्या वो पानी में गए या वो मेटल के ऊपर रहे। तो ये एक चीज याद रखो कि बच्चे इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पानी में या एक्वस सॉल्यूशन में नहीं जाते, दे ऑलवेज स्टे ऑन द इलेक्ट्रोड, मेटल के ऊपर ही रहेंगे वो। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पीछे रह गए। फाइन, तो मतलब यहां से बाहर जो गया स्पीशीज वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज आयन है, मतलब चलो 2 पॉजिटिव यहां पे बोल देते हैं आप, जिंक 2 पॉजिटिव है सारे के सारे ये, और जो पीछे 2 इलेक्ट्रॉन थे वो रह गए मेटल रॉड के ऊपर। तो बच्चे इससे आपको क्या लग रहा है, मेटल रॉड के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है। सर एवरी टाइम एक आयनाइजेशन होगी तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ, और उसके आसपास जो सॉल्यूशन है वहां पे क्या हो रहा है, वहां सिर्फ पॉजिटिव आयंस बिल्डअप हो रहे हैं, मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो बन गया ना, देखो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया कि नहीं आया। ठीक है, तो एक मेटल के ऊपर डिफरेंट चार्ज था, उसके आसपास जो एक्वस पार्ट है सॉल्यूशन उसमें डिफरेंट चार्ज है, तो हुआ ना कि मेटल सॉल्यूशन का जो इंटरफेस है, जहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का ये जो इंटरफेस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। समझ गए, पर ये ध्यान रखना कि वो इलेक्ट्रोड अपने खुद के इलेक्ट्रोलाइट में हो। कॉपर को डालोगे कॉपर सल्फेट में, जिंक को डालोगे जिंक सल्फेट में, सिल्वर को डालोगे लाइक AgNO3 या है ना कोई और उसका सॉल्ट ले लो, पर ऐसा मत कर देना कि जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, फिर वो पूरा रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या जिंक रॉड को जब आप
खुद से सोचो कि जिंक रॉड को अगर मैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता हूँ, इस तरह से तो धीरे 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 पूरी जिंक रॉड खत्म हो जानी चाहिए और सारे सारे आयंस बन जाने चाहिए। डू यू थिंक ऐसा होगा? मेटल को उसके खुद के इलेक्ट्रोलाइट में डाला और वो पूरा डिसॉल्व हो गया, ऐसा होता है क्या? लॉजिकली सोचोगे तो नहीं सर, डजंट मेक सेंस। क्यों नहीं होता है? रीजन बीइंग कि ये जो आपके पास पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन था, अब यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है और मेटल रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है। तो ऑलरेडी जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पुराने वाले 2 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे अरे भाई कहाँ कहाँ, मतलब रिपल्शन, बाहर निकलो यहाँ से। तो और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज का आना, उसको रिपल्शन मिलेगी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन से। वैसे सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो और ज्यादा जिंक 2 पॉजिटिव को नहीं आने देगा, राइट? तो इस तरह का जो चार्ज डेवलप हो गया, एक जगह पॉजिटिव बिल्डअप हो रहा है, एक जगह नेगेटिव बिल्डअप हो रहा है, तो दिस बिल्डअप ऑफ चार्ज इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। मतलब नेचर बोलती है कि भाई न्यूट्रल रहो यार, क्या तुम चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव में जा रहे हो, न्यूट्रल रहो, चिल रहो, ठीक है? तो ये उसके अगेंस्ट है। तो अगर तो मतलब ये रिएक्शन हल्का सा होता है, मतलब निग्लिजिबल होता है, ये बहुत ही हल्का सा, उसके बाद ये रुक जाएगा। तो आपको कुछ एप्रिशिएबल चेंज यहां पे दिखेगा ही नहीं, कुछ हुआ है नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, फाइन। तो आप इस रिएक्शन को इस तरह से बोलते हो कि जिंक इज इन इक्विलिब्रियम विद जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इस इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा कम है, राइट? तो अब अगर मान लो कि नहीं सर फिर भी मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन आगे जाए, तो मुझे ये जो चार्ज बिल्डअप हो रहा था इस बिल्डअप को प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं मेटल के ऊपर, इनको बाहर निकालना पड़ेगा यार, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इनको। कैसे? तो क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एक तो या तो एक काम करो, ब्रिंग अ गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कि कोई ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी अडॉप्ट कर ले कि आओ बच्चों हमारे पास आओ। फॉर एग्जाम्पल एसिड, है ना? तो H पॉजिटिव आयंस अगर होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 बना के गैस बना के भाग जाते हैं, तो दे आर गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। या तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो, ठीक है? या दूसरा, कनेक्ट टू एन एक्सटर्नल सर्किट, इसको किसी सर्किट से आप कनेक्ट कर दो और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने बोला भाई मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं अभी भेजता हूँ, ठीक है? तो जैसे आपने रोड बनाया तार का, बीच में से वो इलेक्ट्रॉन भाग गए, तो वो जो चार्ज का बिल्डअप हो रहा था वो आपका अब नहीं हो रहा। तो अब फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता रहेगा। ओके, वही तो करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब सोचो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हैं, यहां पर जिंक सल्फेट में था, वहां पर कॉपर सल्फेट में रखोगे, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दोगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, कॉपर बोलेगा भाई मेरे पास भेज दे, मैं यूज कर लूंगा, मेरे काम आ जाएंगे, ये भेजता रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज बिल्डअप नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो पाएगा एटलीस्ट। अब बात आई सर ये जिंक 2 पॉजिटिव का तो हो रहा है ना, सॉल्यूशन में तो पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, उसका क्या करें? हाँ, उसका भी कुछ करना पड़ेगा, समझ गए? तो एक बेसिक आइडिया लगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट, तो बच्चे अब बात ये आई कि सर जिंक ने लूज ही क्यों किए, क्यों वो जिंक 2 पॉजिटिव ही बना रहा है और उसके मेटल रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो पॉजिटिव भी तो आ सकता था, क्यों सर ऐसा? देखो हर एक मेटल की, ठीक है, जब वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के साथ रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो मेटल की इंडिपेंडेंट टेंडेंसी है, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। अब देखो मान तुम गए कहीं घूमने गए कहीं सुनसान इलाके में, एक आदमी आया थप्पड़ मार के बोला 500 रुपए दो, जब दोगे, ठीक है? दूसरे सिनेरियो में तुम अगेन सुनसान इलाके में हो, अब तुम पहलवान एकदम है ना, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, आदमी आया थप्पड़ मारने लगा, तुमने घुमा के उसको खींच के दे दिया, तुमने उसको बोला चल बेटा 500 रुपए निकाल, तो उसने तुम्हें दे दिए। तो इट डिपेंड्स, ऑलराइट, समझ गए? तो मेटल लूज करेगा, कितना स्ट्रांगली करेगा या नहीं करेगा, उल्टा गेन करेगा, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। तो जिंक को जिंक सल्फेट में डालोगे तो क्या होगा, जिंक नाइट्रेट में डालोगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट में डालोगे तो क्या होगा। तो मेटल और सॉल्यूशन दोनों के आइडेंटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडेंसीज। तो टेंडेंसीज दोनों तरह की हैं, मेटल कोई भी हो, एक टेंडेंसी होगी कि चलो यार मैं ऑक्सीडाइज हो जाता हूं, पॉजिटिव मतलब आयन बना दूंगा और पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ जाऊंगा। तो एक टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है और दूसरी टेंडेंसी क्या है, अब ये रॉड को आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट में रखा हुआ है, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में रखा था, तो जिंक सल्फेट में ऑलरेडी जिंक 2 पॉजिटिव आयन भी थे, सल्फेट भी था, राइट? तो ऑलरेडी उसके खुद के आयंस तो हैं वहां पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आयंस ही मेटल रॉड पे जंप करके यहाँ पे चिपकना स्टार्ट हो जाए, तो जिससे मेटल रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों ही टेंडेंसीज होती हैं, पर अब कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है, मान लीजिए अगर ये वाली टेंडेंसी ज्यादा हुई इससे, तो नेट नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा। अगर ये वाली टेंडेंसी ज्यादा है इससे,
तो नेट पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड और द स्ट्रेंथ ऑफ द अपोजिंग टेंडेंसीज, मेटल रॉड के ऊपर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज बड़े प्यार से आपकी एनसीईआरटी में लिखी गई है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखी कि मेटल इलेक्ट्रोड में एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन इट्स टेंडेंसीज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। समझ गए? तो कुछ मेटल के लिए ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, कुछ के लिए रिड्यूस होने की। और वो क्यों होगी? वो उनके फर्दर अपना जो केमिकल पोटेंशियल है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी थी, वो उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। समझ गए? गॉट इट? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर है। अब बात आती है कि अब जैसे जिंक को हमने अब कॉपर सल्फेट में रखा तो होगा क्या? ठीक है, देखो जिंक को रख दिया कॉपर सल्फेट में, तो हमारे पास ये जो जिंक की स्ट्रिप है और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो जिंक जैसे जिंक 2 पॉजिटिव बनाया, पीछे छोड़ गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आ गया आपका जिंक 2 पॉजिटिव। मैं लिख देता हूं, दिस इज जिंक 2 पॉजिटिव और पीछे रह गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आ गया कॉपर 2 पॉजिटिव। तो होगा क्या बच्चे, अब यहां पे जो पीछे के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में था, वो बोलेगा यार अच्छा तुमने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए मेरे लिए, चलो मैं आके गेन कर लेता हूं। क्यों? कॉपर ही क्यों गेन कर रहा है सर, जिंक वापस से क्यों नहीं गेन कर सकता? क्योंकि गेन करने की टेंडेंसी कॉपर 2 पॉजिटिव की ज्यादा है जिंक 2 पॉजिटिव से। तो बात यहाँ पे सारी रिलेटिव टेंडेंसीज की है। ठीक है, कि 500 रुपए का नोट नीचे पड़ा है, तुम्हें भी दिख रहा है, तुम्हारे दोस्त को भी दिख रहा है, अब कौन उठा लेगा वो डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा फुर्तीला है। समझे? तो इलेक्ट्रॉन तो पड़े हैं, जिंक 2 पॉजिटिव भी उनको वापस से गेन कर सकता था, कॉपर 2 पॉजिटिव भी गेन कर सकता था, पर टेंडेंसी एक्चुअली किसकी ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट? तो कॉपर 2 पॉजिटिव ने गेन किया और कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होके बैठ गया। तो धीरे 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 जिंक 2 पॉजिटिव बाहर जाते जाएंगे और कॉपर 2 पॉजिटिव अंदर आते जाएंगे। तो ये जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की वजह से था, हाइड्रेटेड कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। अब वो धीरे धीरे ब्लू कलर जो वो डिसअपीयर हो रहा है, तो ये धीरे धीरे फेड होता चला जा रहा है। तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हुआ, क्योंकि एक हाफ सेल हो गया जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है और दूसरा हाफ सेल हो गया कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट सेल। तो बताइए क्या इस कंप्लीट सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी हमें? नहीं सर, नहीं पड़ी। तो मतलब बिना सॉल्ट ब्रिज के भी सेल काम करता है, परफेक्टली करता है। तो सर सॉल्ट ब्रिज लगाते क्यों है? अच्छा अब देखो, अब ये हमारे पास जो केस है या सेल है पूरा, इससे बल्ब जलाना है तुम्हें, कैसे जलाओगे? सर कैसे जलाएंगे सर, एक तार तो जिंक के ऊपर लगा देंगे, ठीक है, दूसरी तार, दूसरा टर्मिनल कहाँ जोड़ोगे? क्योंकि ठीक है मेटल रॉड के ऊपर एक चार्ज होगा, सॉल्यूशन के ऊपर उसका ऑपोजिट चार्ज होगा, पर वो तार तुम सॉल्यूशन में डालो कैसे काम करेगा क्या? नहीं, नॉट अ आइडियल सेटअप। राइट? तो हम क्या बोलते हैं कि यार अच्छा इलेक्ट्रॉन का तो एक्सचेंज हो ही रहा है, जिंक छोड़ रहा है कॉपर गेन कर रहा है और ये बिल्कुल अगल बगल में हो जा रहा है। ठीक है, ये आमने सामने ही है। राइट? तो अगर मैंने 500 रुपए देने हैं, सामने वाला खड़ा है उसको 500 रुपए लेने हैं, मैंने दिए, उसने लिए, बात खत्म होगी, बीच में कोई एजेंट हमें चाहिए ही नहीं। अब तुम्हें खोलनी है वहां पे करेंसी एक्सचेंज की दुकान, बोले यार आदमी खुद जाके सामने वाले को दे आ रहा है, उससे ले ले रहा है, तो मैं मेरी दुकान कैसे काम करेगी? उसने बोला कि नहीं भाई, देने वाले तुम भी अपने घर में रहो, लेने वाले तुम भी अपने घर में रहो, हम एक के पास जाएंगे, वहां से लेके तुम्हारे पास दिखे आएंगे, तब हमारा धंधा चलेगा। राइट? तो हमने बोला ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तो हो रहा है, पर ये बिल्कुल आमने सामने हो जा रहा है, काम करते हैं इसको थोड़ा लंबा करते हैं। जिंक को बोला भाई तू रहे अलग डब्बे में, मतलब बीकर में, और कॉपर वाले को रखेंगे अलग बीकर में, तो इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं एक्सचेंज हो पाएंगे, तार लगाएंगे बीच में, हमारी तार भी तो बिकनी चाहिए। ठीक है, तार लगाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वायर के थ्रू, और उस वायर में बीच में लगा देंगे बल्ब, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे, बल्ब जलेगा हमारा। देखा बिजनेस? राइट? तो ये है, हो वही रहा है, बस हम दोनों को अलग अलग बीकर में रखते हैं एंड देन कनेक्ट देम थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, जिससे इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में ट्रेवल करेंगे, उस सर्किट में करंट डेवलप होगा, उस करंट से हम अपने अप्लायंसेस चलाएंगे। तो जो ड्रॉप इन गिब्स एनर्जी यहां पे आ रहा है स्पॉन्टेनिटी की वजह से, वो वहां पे भी आ रहा था, यहां पे आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। जैसे विंड टरबाइन आप लगाते हो तो हवाएं तो चल रही हैं, वो तो सदियों से चल रही हैं, बट अब आपने विंड टरबाइन लगाई तभी तो आप उसकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो वही, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा था, अब इसकी जो एनर्जी वहां पे चेंज आ रहा है गिब्स एनर्जी का, उसको हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए वो एक सेटअप बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो 3 तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास हैं, गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल और इलेक्ट्रोलिटिक।
गैल्वेनिक को वोल्टेइक भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और ये स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये कि दो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल वाले हाफ सेल को जोड़ दो, जो है ना, एक लूज करेगा एक गेन करेगा, आराम से उनका काम चलता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। पावर इज प्रोड्यूस्ड हियर। रिवर्सिबल में क्या होता है, कोई नेट रिएक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो दो हाफ सेल आपने कनेक्ट किए हैं उन दोनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर है, तो देयर इज नो डिफरेंस। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा कंटेनर, उसमें पानी है, ठीक है, और उसमें बीच में एक पार्टीशन मैंने कर दिया, एक तरफ पानी हायर है एक तरफ लोअर है, और बीच में मैंने होल किया बीच में उसमें। ओके, तो हायर साइड से पानी लोअर साइड की तरफ मूव करेगा। कब तक मूव करेगा? जब तक पानी दोनों में बराबर नहीं आ जाता। द मोमेंट पानी बराबर आ गया, अब क्या कोई का फ्लो आपको मिलेगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? नहीं सर, है ना। जब तक एक में ऊंचा पानी था एक में कम पानी था, तो हायर से लोअर की तरफ पानी फ्लो कर रहा था। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों के बीच में तब तक काम हो रहा था, राइट। अब नो नेट रिएक्शन, मतलब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड का और जो रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का, वो दोनों बराबर हो गए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस बचा ही नहीं, तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अब बताइए कि रिवर्सिबल जो सेल है उसमें एनोड किसको कहेंगे, कैथोड किसको कहेंगे? किसी को भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर हो ही नहीं रहा कुछ। जब कोई ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रही तो एनोड किसको बोले, जब कोई रिडक्शन नहीं हो रही तो कैथोड किसको बोले, राइट। तो यहां पर एनोड कैथोड डिफाइन नहीं होते। और P इज इक्वल टू EI, बिकॉज देयर इज नो रिएक्शन गोइंग ऑन, नो पावर प्रोड्यूस, नो पावर कंज्यूम, नथिंग। देन इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, उल्टा होता है। हम जबरदस्ती एक ऐसा रिएक्शन करवा रहे हैं जो होना नहीं चाहिए। अब क्या, हमें पानी नीचे से ऊपर चढ़ाना है, ऊपर से नीचे तो खुद आ जाता है, पर अगर हमें लोअर लेवल से हायर लेवल में लेके जाना होगा वो खुद नहीं जाएगा, आपको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो करवा रहे हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि चलो अब केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे। तो नॉन स्पॉन्टेनियस है और इसमें पावर कंज्यूम होती है। ठीक है, तो ये 3 केसेस आ गए। आई होप क्लियर है ये। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि many a times I have seen students struggling with these basic concepts. बेसिक ही समझ नहीं आते चैप्टर के फर्स्ट 15 मिनट में, फिर आगे क्या मजा आएगा, आगे कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनता उसको समझने का, बिकॉज फंडामेंटल ही फ्लॉड है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि आप अभी ऑलरेडी जो 12th वाले बच्चे हैं उनका तो ऑलरेडी फ्रेश होगा ये, है ना, पढ़ रहे होंगे, बोर्ड के लिए भी तैयारी की होगी। अब देखिए ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी में मिलेंगे। अब पहले वाले में क्या है, देखो जिंक और कॉपर वाला ये जो सेल होता है, अगर दोनों की कंसेंट्रेशन 1 मोलर ली जाए, मतलब जिंक सल्फेट की कंसेंट्रेशन भी अगर हमारे पास 1 मोलर हम ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट भी 1 मोलर हम ले लेते हैं, तो ऐसे केस में ये जो सेल है इसका जो ई सेल आता है हमारे पास वो आता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो आपने एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई और उसका जो वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट से कम है। ठीक है, तो मतलब इस सेल का 1.1 वोल्ट है, एक्सटर्नल जो इसके अगेंस्ट काम कर रही थी उसका 1.1 वोल्ट से बड़ा है, सॉरी छोटा है। तो अभी यही डोमिनेट करेगा, यही डोमिनेट करेगा, तो क्या था, जिंक ऑक्सीडाइज होता जाएगा, तो जिंक से बनते रहेंगे जिंक 2 पॉजिटिव, जिससे इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और क्योंकि यहां पे हो रही ऑक्सीडेशन, अब समझो बच्चे ये भी बोलते सर एनोड पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन होके आयन गया सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन जो छोड़े वो कहाँ रहे, वो हमेशा मेटल रॉड पे रहते हैं, पानी में कभी नहीं जाते। मेटल रॉड पे आया ना नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, और ये कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होगा, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं ये बोलेंगे यार सुबह से कुछ खाया नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स लेके आओ थोड़े से, तो हमने बोला यार वहां पे अवेलेबल है, वहां से मंगा दे, हम मंगा दो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, किसने जंप करके इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, कॉपर रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये गेन कर रहा है। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रोड पे ऊपर कौन जंप कर रहा है, कैटायन, वहां जंप करेगा इलेक्ट्रॉन्स को खाएगा, फिर जंप करेगा खाएगा, तो पॉजिटिव आयन उसके ऊपर जा रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए कैथोड आपका पॉजिटिव होता है, एनोड आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है ये। अब जब आपने एक्सटर्नल जो वोल्टेज थी, एक्सटर्नल सेल जो था उसको 1.1 वोल्ट पे ले आए, तो ये भी 1.1 वोल्ट जनरेट कर रहा था, इसका भी 1.1 है, और दोनों ऑपोजिट साइड में लगे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नेट 0 हो गया तो देयर इज नो चार्ज मूवमेंट, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, कोई रिडक्शन नहीं हो रही, इसलिए ना तो एनोड लिखा कहीं पे ना कैथोड लिखा। तो कोई बोले कि रिवर्सिबल सेल में एनोड बताओ कैथोड बताओ, लिनियर सेल में कोई नहीं है, नोबडी इज एनोड नोबडी इज कैथोड। अब अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ा के 1.1 वोल्ट से बड़ा कर दें तो अब वो एक्सटर्नल वोल्टेज आपका बड़ी होगी, वो रिएक्शन को ड्राइव करेगी।
ठीक है, और वो रिएक्शन को ऑपोजिट में लेके जाएगी क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी में लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, पहले जो जहां पे रिडक्शन हो रही थी वहां पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब कॉपर विल स्टार्ट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा। तो अब ये एनोड हो गया ना। बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं, सर इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं कि यहाँ पे एनोड नेगेटिव था तो क्या वहां पे एनोड पॉजिटिव हो गया? अरे नहीं भाई, वहां एनोड नेगेटिव ही है। इट जस्ट यहां पे जिंक एनोड था, अब वो कैथोड बन जाएगा। यहां पे कॉपर अब एनोड आपका बन जाएगा। पर एनोड अभी भी नेगेटिवली चार्ज ही है ना? पर जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या सॉरी गैल्वेनिक सेल में जो एनोड था, अब वो कैथोड बन जा रहा है। ठीक है, प्रोसेस उल्टा हो गया ना। तो अब कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये नेगेटिव होगा। और यहां से अब इधर को जाएंगे जिंक पे, तो अब जिंक 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस होगा, तो पॉजिटिव आयन इसके ऊपर जंप करेगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो कैथोड अभी भी पॉजिटिव ही है। गॉट इट? समझ आ गया अब ये तीनों सिनेरियोज? चलिए, अब ये थोड़ा सा वर्किंग अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें, जैसे यहाँ पे जिंक को जिंक नाइट्रेट में रखा है और कॉपर को कॉपर नाइट्रेट में रखा है। ठीक है, तो देखो यहां से इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्ड हुआ, तो आप समझ गए कि सर एनोड पे नेगेटिव आ रहा है। फाइन, है ना? डायग्राम बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। तो क्वेश्चन इज कि सर इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कॉपर टू पॉजिटिव यहाँ जंप करेगा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सपोज मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाता तो क्या होता, तो यहां से इलेक्ट्रॉन वहां तक जाते, आधा सर्किट कंप्लीट होता, पूरा होता ही नहीं। डू यू थिंक इसमें करंट आता सर्किट में अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को नहीं लगाऊं तो? नहीं। ठीक है, नहीं। क्यों? सर्किट सर कंप्लीट नहीं हुआ, यहां से वहां तक तो चार्ज ट्रेवल किया, वापस नहीं आया ना सर, सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए, करंट तो तभी फ्लो करेगा। तो एक मोमेंट्री सा बीच में अगर आपने बल्ब लगा दिया, एक मोमेंट्री सा जलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गए, उसके बाद पूरा नहीं हुआ सर्किट, आगे काम नहीं करेगा। और दूसरी समस्या क्या हो रही है, इससे जैसे जैसे जिंक 2 पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, सॉल्यूशन में नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो यहां पर तो कॉपर नाइट्रेट था ना, तो जितना कॉपर 2 पॉजिटिव है उतने नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे। अब धीरे धीरे जो आपके कैटायंस है वो कम होते जा रहे हैं, तो नेट नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता जाएगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता जा रहा था, यहां पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बोलेगा भाई बंद करो उसको, क्या तुम चार्ज बिल्डअप करवाते रह रहे हो, उसको न्यूट्रल रखो। या फिर सॉल्ट ब्रिज ऐसा लगाते हैं कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पर वो एनायन भेज के उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, सिमिलरली उस तरफ को कैटायन भेज के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये दोनों को एक तो न्यूट्रल रखने में हेल्प करता है, पहली बात दोनों हाफ सेल को, दूसरा ये सर्किट को कंप्लीट करता है। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा हुआ, एनोड से गए कैथोड पे। अगर कोई पूछे क्या एनोड से कैथोड पे अंदर से जाते हैं, नहीं नहीं अंदर से नहीं जाते, पानी के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, वो तार के थ्रू ही जाएगा, वो एक्सटर्नल सर्किट से जाएगा। तो सर फिर बाकी का हाफ सेल कैसे कंप्लीट हुआ, बाकी का सर्किट, यहाँ पे जो आयंस की जो मूवमेंट हुई इसके अक्रॉस, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज से चाहे इधर को जाए चाहे इधर से यहाँ पे आके फिर जंक्शन पे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, मूवमेंट तो हो रही है ना यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ हो रही है। तो एक तरह से आयंस के थ्रू ये बाकी हाफ सेल सर्किट कंप्लीट कर रहा है, समझे? तो इलेक्ट्रॉन्स ही पूरे सर्किट में घूम के वापस नहीं आता, आधे सर्किट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बाकी आधे में आयंस की मूवमेंट से सेल अपना सर्किट कंप्लीट करता है। तो ये क्लियर हो गया, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे और करंट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से उल्टी हम लेते हैं। ठीक है, तो आराम से आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। चलिए नेक्स्ट अब बात करते बच्चे सॉल्ट ब्रिज के यूज या उसका पर्पस बेसिकली क्या है। पहली बात है कंप्लीट करना सर्किट को, है ना, दोनों हाफ सेल को अलग अलग रखा है तो आप सॉल्ट ब्रिज लगाओगे। अगर आपने जैसे जिंक के स्ट्रिप को या रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही डाल दिया था, फिर आपको सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर ये लगाया तो ये कंप्लीट करेगा सर्किट को, इट मिनिमाइजेज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो कभी कभी क्या होता है हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते, तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट या दोनों हाफ सेल को जोड़ना पड़ता है ताकि ताकि आयन का एक्सचेंज डायरेक्टली हो सके। तो दो इसका इलेक्ट्रोलाइट और इसका इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिंक मान लो सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट आपस में कांटेक्ट में आएंगे। तो जब दो डिफरेंट लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आते हैं, अब दोनों लिक्विड्स का अपना अलग अलग पोटेंशियल है, तो जब दो लिक्विड आपस में टच करते हैं तो उनके इंटरफेस पे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है।
तो ये वो डेवलप नहीं होने देगा, क्योंकि ये बोलेगा यार तुम्हें क्यों आपस में चिपकना है, मैं हूं ना दोनों को कनेक्ट करने वाला। ठीक है, तो इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, देन इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। ये बोल रहा है भाई तुम्हें मिक्स होने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं, है ना, लेट मी कंप्लीट द सर्किट। तो ये मिक्सिंग भी प्रिवेंट करता है एंड मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो दीज आर द पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्वेश्चन आता है सर, उसके अंदर एक पेस्ट आता है ना, अगार अगार पेस्ट, तो क्या होता है? देखो अब मैंने बोला ना सॉल्ट ब्रिज कैटायन और एनायन भेजेगा जहां जहां जैसा चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो उस वो जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो वो पेस्ट की फॉर्म में रहता है एक, एंड उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर लो, जितनी स्पीड से कैटायन एक तरफ को भाग रहे उतनी स्पीड से एनायन दूसरी तरफ को भागने चाहिए। क्यों? ऐसा ना हो कि एक बीकर में न्यूट्रलाइजेशन जल्दी हो रही है और एक बीकर में स्लो हो रही है, जिससे अगेन पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। दोनों को बराबर स्पीड से सप्लाई मिलनी चाहिए। तो जो मोबिलिटी है ना, मूवमेंट स्पीड है कैटायंस की और एनायंस की, वो आपस में बराबर या कंपेरेबल होना चाहिए। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं, इसलिए कोई भी रैंडम इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं होगा। गॉट इट? चलिए ठीक है, अब जैसे ये मैंने आपको रियल डायग्राम दिखाया, सॉल्ट ब्रिज कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया, इससे दोनों लिक्विड अलग अलग भी रहे, आपस में कांटेक्ट में भी नहीं आए और सर्किट कंप्लीट भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखिए, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम, 15 सेकंड में आराम से सॉल्व आपका हो जाएगा ये। देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कैथोड से एनोड तो नहीं होता, एनोड टू कैथोड टू इंटरनल सप्लाई, एक सेकेंड, कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन, कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तभी सोचिए मैंने कि ये थोड़ा सा उल्टा हमने यहाँ पे किया हुआ है। देखो पहली बात है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, अब इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे आपको आसान हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहीं से निकलेंगे, तो एनोड से ही जाएंगे, कैथोड की तरफ ही जाएंगे, एक्सटर्नल सप्लाई में ही जाएंगे, है ना। अंदर से तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ट्रेवल नहीं करते, वहां तो आयंस के थ्रू कंप्लीट होता है, तो एनोड टू कैथोड ही जाते हैं। हाँ, पर ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो सकता है कि सर कौन से वाला एनोड, जो गैल्वेनिक का एनोड था वो, या जो इलेक्ट्रोलिटिक का ही एनोड है ना। दिस कैन बी लिटिल कंफ्यूजिंग है। तो कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन ये तो कभी नहीं होता, कैथोड टू एनोड जाते ही नहीं है, कैथोड टू एनोड नहीं जाते, एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल, नहीं, इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, टू एक्सटर्नल सप्लाई, ठीक है। एनोड टू कैथोड ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फोर्सफुली जो एक्सटर्नल बैटरी है दैट विल फोर्स द रिएक्शन टू रिवर्स। तो पहले जो एनोड था अब वो कैथोड बन जाएगा, और ठीक है, और पहले जो कैथोड था अब वो एनोड बन जाएगा, ठीक है। तो इट विल जस्ट फोर्स द रिएक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, ये नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि शायद ये हम इसको देखें सिमुलेशन को, तो चलो ठीक है, अभी के लिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसको, ओके। और यू कैन सिंपली सर्च दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिमुलेशन ऑन javalab.org। तो यहाँ पे आपको सिमुलेशन मिल जाएगा कि कैसे हम हाफ सेल चेंज कर सकते हैं दोनों तरफ, और कोरिस्पॉन्डिंग फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आता है वो आप उसको देख सकते हो एक थ्रू अ वेरी ब्यूटीफुल सिमुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? देखो पोटेंशियल क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि यार इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, मतलब उसमें बड़ी प्रतिभा है या उसका एप्टीट्यूड है उस तरफ को, उसमें अच्छा ग्रो कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है वो उस फील्ड में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन की फील्ड में अच्छा करना, मतलब ऑक्सीडेशन शो करना, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर मैं बोलूं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन शो करना चाहता है। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो रिडक्शन शो करना चाहता है, मतलब खुद रिड्यूस होना चाहता है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो खुद छोड़ेगा तो दूसरा वाला गेन करेगा, तो खुद से लूज के दूसरे को गेन करवा रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही जो खुद रिड्यूस होगा खुद गेन करेगा, अब खुद गेन तो तभी करेगा ना, सामने वाले से लूज करवाएगा, तो वो सामने वाले से लूज करवा देता है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जिंक लूज करके जिंक तो पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, H2O2 आपका O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज कर रहा है, AgCl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर प्लस Cl नेगेटिव में गया, यहाँ पे Ag प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो कई बार बच्चों को ना यहाँ पे डाउट आता है सर ये क्या है, क्योंकि AgCl में जो सिल्वर था वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ठीक है। जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिला ये आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल फॉर्म में रिड्यूस हो गया और Cl नेगेटिव फिर रह जाएगा, बेचारा अकेला रह जाएगा। पहले पहले तो जुड़ा हुआ था, अब वो अकेला रह जाएगा क्योंकि दूसरा तो रिड्यूस होकर निकल गया बाहर, ये Cl नेगेटिव रह गया। यहाँ पे क्या था, Cl नेगेटिव ऑलरेडी सॉल्यूशन में था और मान लेते हैं सिल्वर की रॉड थी या स्ट्रिप थी। अब सिल्वर ने जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ऑक्सीडेशन ये हुई आपकी, सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा। अब बोलोगे सर Ag पॉजिटिव कहाँ बना, वो बनते ही Cl नेगेटिव से कंबाइन कर गया ना, तो वो सॉल्यूशन में नहीं आपको दिखेगा क्योंकि द मोमेंट वो बना था वो Cl नेगेटिव से कंबाइन करके AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। इसलिए यहाँ पे Ag पॉजिटिव आयन अलग से नहीं शो होते, दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रेसिपिटेट। गॉट इट। तो ये क्लियर है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। समझने वाली बात है। तो जो पोटेंशियल है उसका उल्टा पावर है उसके पास। हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब हायर रिड्यूसिंग पावर, हायर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, ये समझ गए सारे। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी तो वहां पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है। देखिए पहली बात नेचर ऑफ मेटल, ठीक है, और इलेक्ट्रोड। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोड अलग क्यों लिखा, मेटल ही तो इलेक्ट्रोड है। नहीं, जरूरी नहीं है कि मेटल ही इलेक्ट्रोड हो और हर एक हाफ सेल में मेटल हो। जैसे जिंक स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव है तो वहां तो जिंक ही मेटल भी है, वो इलेक्ट्रोड का काम भी कर लेगा और ऑक्सीडाइज भी खुद ही हो रहा है वो। और जैसे मान लो H2 से 2H पॉजिटिव जा रहा है, H2 गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू H पॉजिटिव आयंस, वहां पे मेटल कौन है, इलेक्ट्रोड कौन बनेगा, तो वहां पे मेटल तो प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो या तो आपको कार्बन का इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा या प्लेटिनम का लेना पड़ेगा, तो वहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड तो चाहिए ना दैट प्रोवाइड सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्योंकि एक मेटेलिक सरफेस या एक सरफेस जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अगर आपके पास गैसेस स्पीशीज हैं या एक्वस स्पीशीज है सारी सारी, कोई ऐसा सरफेस है ही नहीं है, तो फिर आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है जो रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा, सिर्फ अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा कि चलो मेरे सरफेस पे आके तुम ऑक्सीडेशन करवा लो, रिडक्शन करवा लो बस, पर मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लाइक प्लेटिनम हो गया, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल मतलब ग्रेफाइट एंड ऑल वो होते हैं। तो मेटल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, तो इनकी नेचर कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा पहले तो। ठीक है, जैसे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और है, सिल्वर का कुछ और है। देन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब जिंक को आपने जिंक सल्फेट में डाला, अब वो जिंक सल्फेट 1 मोलर था या 0.1 मोलर था या 2 मोलर था या 1.5 मोलर था, तो वो जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन अगर मैं चेंज करता रहूंगा तो होगा क्या, मेटल तो सेम जिंक है पर उसके साथ जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होने से जो मेटल और सॉल्यूशन का जो इंटरफेस बनेगा उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, डू यू थिंक वो सेम आएगा अगर मैं अलग अलग कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट लूं? नहीं सर, सेम तो नहीं आना चाहिए एग्जैक्टली। तो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस कैसी है उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। ये मैंने मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट पे डिप कर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास अगर 1 मोलर है तो बोलते हैं ये स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर 1 मोलर नहीं है तो 0.5 मोलर है एंड ऑल। तो अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से डिफरेंट वैल्यूज हों तो हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, तो कंसंट्रेशन बदलेंगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा एंड देन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये जो सारे फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, ये सारे के सारे आप नर्स्ट इक्वेशन में देखते हो वहां पे होते हैं। नर्स्ट इक्वेशन में टेम्परेचर भी होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स भी होती हैं और नेचर ऑफ मैटर तो आपका ई नॉट से पता लग जाता है क्योंकि ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, राइट। ये सारे फैक्टर आते हैं ना नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूला में, तो वो कंफर्म करता है कि हाँ ये सारे फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। किसी को भी बदलोगे तो नेट वैल्यू बदलेगी। फिर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, 30 सेकेंड पॉज कर दीजिए वीडियो को, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मेटल रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, ठीक है, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब ये वही एग्जांपल आ गया, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया था हमने,
तो क्या टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है? अभी पढ़ा हमने टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये पे तो डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन उस पे भी करेगा। एरिया ऑफ मेटल एक्सपोज, देखो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। मेटल डिप होना चाहिए अपने इलेक्ट्रोलाइट में, वो पूरा ही डुबा दिया तुमने या उसकी थोड़ा सा आधा सा डुबाया हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इंटरफेस डेवलप होना चाहिए, दे शुड बी इन कांटेक्ट। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट या एरिया ऑफ मेटल एक्सपोज कितना है वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेचर ऑफ मेटल पे तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफी बार आए हैं क्योंकि बड़ा आसान भी है ये, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है और आपको पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है। ठीक है, अच्छा रुको, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ इसको लिख के देख लेते हैं। जब आपका इस तरह का रिएक्शन है ना, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बन रहा है, तो जिंक से जिंक टू पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे आप ई जिंक स्लैश जिंक टू पॉजिटिव। तो ये जो फ्लो है ये बता रहा है कि पहले जिंक था उसके बाद जिंक टू पॉजिटिव बना। तो ऐसे लिखने का मतलब ये है कि जिंक से जिंक टू पॉजिटिव क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये अपने आप में एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे लिखी गई हैं टर्म्स उसी से पता लग जाता है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन है। अब इसी को अगर मैं उल्टा लिखूं, लेट्स से अगर मैं इसको ई जिंक टू पॉजिटिव जिंक लिखता तो ये फिर अपने आप में एक रिडक्शन पोटेंशियल होता। ठीक है, इसको कैसे लिखते सर? देखो H2O2 से स्टार्ट हुआ ये, मतलब पहले आपके पास H2O2 था, वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो O2 में कन्वर्ट हुआ और H पॉजिटिव भी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, या चलो एक वर्टिकल लाइन मार लो। ये वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये फेज को बताती है। H2O2 अलग है, वो अलग है, वो अलग है, अलग अलग फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये फेज बाउंड्री है बेसिकली। ठीक है, यहाँ AgCl से Ag, तो इसको आप लिख सकते हो E, यहाँ पे AgCl से Ag में गए पर Cl नेगेटिव भी लिखो आगे, क्यों? या इसमें कॉमा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। Cl नेगेटिव क्यों लिखा सर? Cl नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि AgCl से जब वो रिड्यूस होके सिल्वर में गया तो क्लोराइड भी तो पीछे रहे ना। तो हाफ सेल का ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये पूरे हाफ सेल को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर मैं क्लोराइड को यहाँ मेंशन ही नहीं करता तो दैट्स लाइक क्लोराइड आयन तो प्रेजेंट होगा उसमें। अब वो प्रेजेंट होगा तो उसकी कंसेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड भी करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर उसको मेंशन ही ना करूं तो मैंने एक ऐसे फैक्टर को हटा दिया जिसके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा था। ठीक है, इसलिए उसको लिखना जरूरी है। तो ये नहीं कि जो जिसमें रिड्यूस हुआ वो लिखो, बाकी साथ में कोई और आयन भी है तो उसको छोड़ दो, नहीं, उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव मेंशन किया क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन में H पॉजिटिव आयन या pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई थिंक आपने पॉज करके पहले ट्राई कर लिया होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये सारे क्या दिए, देखो O2 से H2 जा रहा है तो O2 में 0 है, H2 में ये -2 में है, तो 0 से -2 मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, H2OH2 नेगेटिव। देखो यहाँ पे आपका जो सल्फर है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे हायर में है। ठीक है, तो दिस इज H2OH से O2 नेगेटिव, हाँ ये भी रिडक्शन हो रही है। H2OH2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर जाके SO4 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे भी, हाँ ठीक है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, आगे इसको पढ़ेंगे हम। SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, गिव्स यू, ऐसा होता है ये सल्फेट आपको ऑक्सीडाइज होकर H2OH2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो उल्टा अगर देखो H2OH2 नेगेटिव से वापस सल्फेट में आना हो तो देयर विल बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सल्फर, हाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी अफेक्टेड। ये भी आपका एक रिडक्शन पोटेंशियल है। Br2 से Br नेगेटिव बन रहा है, रिडक्शन हो रही है। गोल्ड 3 पॉजिटिव से गोल्ड में जा रहा है, ये भी आपका रिडक्शन है। सारे ही आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? तो सबसे बड़ी वैल्यू तो इसकी है। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया कि सर आंसर इन दोनों में से आएगा। तो क्वेश्चन इज, ये दोनों दिए हुए हैं। एक्चुअल जो क्वेश्चन था PYQ उसमें सिर्फ एक ही दिया था, मैंने दोनों दे दिए कंफ्यूज करने के लिए।
क्योंकि ये तो आइडेंटिफाई बच्चा कर लेगा कि सर उसका SRP सबसे ज़्यादा है, तो वो आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन इज कौन है ऑक्सीडाइजिंग पावर रखने वाला, H2O8 या फिर SO4, कौन है? तो आपको देखना है कि अच्छा दिस इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू दिस, ओके, तो ये रिड्यूस होके उसमें जा रहा है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है वही तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो इस हाफ सेल में दिस इज द स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो जो खुद रिड्यूस होती है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, तो यही हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे? सल्फेट नहीं हुआ, क्योंकि ये तो रिड्यूस होके उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो यहां पर बच्चा फिर कंफ्यूज है, यार ये होगा या वो होगा, समझे? नेक्स्ट वन, सेल स्ट्रक्चर एंड नोटेशन। देखो अब हमारे पास जब भी हम सेल लिखते हैं, तो आई थिंक ये तो आप जानते हैं, है ना, हर बच्चा जानता है कि जो फर्स्ट हाफ है दिस इज द एनोड हाफ सेल, और ये दो लाइंस के आगे वाले जो आता है दैट इज योर कैथोड हाफ सेल, और ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दे रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के इधर को आपने एनोड लिखा है, वहां पे कैथोड लिखा है, और लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होके इसमें गया, ठीक है, तो इधर से इधर को गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, यस, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और वो उसमें कन्वर्ट हुआ। अगर मैं कॉपर को यहां लिख लेता और वहां कॉपर टू पॉजिटिव लिखता, तो उसका मतलब होता कॉपर कॉपर टू पॉजिटिव में जा रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन होगी, वो तो आप कैथोड साइड में नहीं लिख सकते थे, तो इस जिंक टू पॉजिटिव को यहां पर नहीं लिख सकता मैं, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ और फिर ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तो ये प्रॉपर फ्लो में रहना चाहिए। व्हाट आर दिस वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन, ये फेज बाउंड्री को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि सॉलिड एक डिफरेंट फेज है, एक्वस एक डिफरेंट फेज है, उन दोनों को सेपरेट करने वाली एक फेज बाउंड्री है, ठीक है। अब सॉलिड के लिए तो कुछ नहीं डिफाइन करने आपको, कंसंट्रेशन एंड ऑल, पर क्योंकि आयन है तो उसकी कंसंट्रेशन होगी, मोलैरिटी होगी, कोई गैस होती तो उसका प्रेशर है आप एक्सप्रेस करते, तो सेल नोटेशन में जो आयन्स हैं या एक्वस मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और जो गैसेस है उसकी प्रेशर डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड से कैथोड की तरफ को जा रहे हैं, तो ये आपका सेल नोटेशन आ गया। नाउ अब देखो, Fe2 positive plus 2 electron gives you iron, chromium 3 positive plus electron gives you chromium 2 positive, AgCl वाला केस, Cl2 वाला केस, 4 हाफ सेल हैं, आप चारों हाफ सेल के लिए सेल नोटेशन लिखो, ठीक है, पॉज कर दो यहाँ पे आराम से इसको, और चारों के लिए कैसे हाफ सेल का नोटेशन लिखा जाएगा वो आप एक बार लिख के बताइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये क्योंकि रिडक्शन हो रही है तो ये कैथोड होगा, कैथोड मतलब सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में, तो सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में Fe2 पॉजिटिव, एक्वस, फेज बाउंड्री, आयरन सॉलिड। तो अब इस हाफ सेल में देखो, दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू, सॉरी रिड्यूस टू दिस, ओके, इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, मतलब एक मेटल सरफेस है ऐसा जिसके सरफेस पे ही वो रिडक्शन हो रही है, यस, आयरन इज द इलेक्ट्रोड। तो आयरन यहां पर एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनर्ट इलेक्ट्रोड है? सर एक्टिव है, क्यों? क्योंकि सर ये पार्ट ऑफ द रिएक्शन है, दिस इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव और आयरन जनरेट हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो ये भाई साहब एक्टिव है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया। अब देखो क्रोमियम के केस में क्योंकि दोनों ही आयंस हैं, क्रोमियम 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो आप लिखेंगे क्योंकि रिडक्शन है तो कैथोड में लिखेंगे, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक्वस कॉमा क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक्वस, कॉमा क्यों लिया? दोनों एक्वस हैं तो फेज बाउंड्री तो नहीं आएगी, दोनों एक्वस मीडियम है, सेम फेज के अंदर है, ऐसा नहीं है कि एक सॉलिड और एक एक्वस है, राइट, इसलिए कॉमा लिया, फिर फेज बाउंड्री आई और प्लेटिनम लिया, नाउ दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहां पे कोई सरफेस प्रोवाइड करने वाला था ही नहीं, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपको लेना पड़ा इनर्ट, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, ठीक है। सेम चीज देखो AgCl कॉमा Cl नेगेटिव, अब बोलोगे सर ये तो अलग अलग फेज है, ये सॉलिड है ये एक्वस है, वो इसलिए लिया क्योंकि सॉलिड में ही आपको लेना, आप यहाँ पे भी फेज बाउंड्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो वहां पे, ठीक है, बट इट्स कि क्लोराइड एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, जस्ट वो है, आयन की फॉर्म में है, अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू को, बट रिएक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व वो नहीं है, खुद की कोई उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। देन Cl2 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl नेगेटिव, यहां देखो कार्बन इलेक्ट्रोड लिया, ये भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो इससे आपको आइडिया लगा होगा कि हम सेल नोटेशन किस तरह से लिखते हैं।
अब चलिए बात करते हैं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आए, चलो 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, वो आपस में रिपल्शन करेंगे, वो बोलेगा बाहर निकल भाई, तू बाहर निकल, मेरे लिए जगह क्रिएट कर। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, और कैथोड वाले आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है तुम्हारे लिए, वो पुल कर रहे हैं। तो इसका पुश पुल दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जो आपका सेल पोटेंशियल है, आपके 2 हाफ सेल आगे सेल पोटेंशियल, तो कैसे लिखते हैं हम? ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब इसको आप फर्दर, क्योंकि ई ऑक्सीडेशन जो है, क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन लिखोगे, कैथोड का रिडक्शन लिखोगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चे ई ऑक्सीडेशन मान लो किसी का 0.5 है, तो उसका ई रिडक्शन क्या आ जाएगा? -0.5, साइन तो चेंज होना है। तो ई ऑक्सीडेशन को मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस ई ऑफ, ये रिडक्शन पोटेंशियल ले रहा हूं मैं एनोड का, ठीक है, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, और ये ले रहा हूं कैथोड का, ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट, लिख सकता हूं ना ऐसे मैं इसको। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो एनोड का था उसको लिख दिया मैंने माइनस ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल। तो एनोड को मैंने भी रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखा, इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखा, सो दैट, तो आप अल्टीमेटली बोलते हो कि सर इट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूला में दोनों ही जो ई वैल्यूज हैं, दे बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल्स, समझे। आपके पास अगर ऑक्सीडेशन है एनोड का, तो आप वैसे करके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको जनरली हम ऐसे भी लिखते हैं, ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सेल नोटेशन में राइट साइड पे कैथोड पड़ता है, लेफ्ट साइड में एनोड पड़ता है, तो ऐसे लिखते हैं इसको। अब इसमें जो ई नॉट सेल है, ठीक है, दिस ई नॉट सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ई नॉट में क्या है, कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर होगी, फिक्स होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड ई सेल है, स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में कंसंट्रेशन आपकी फिक्स हो गई, टेम्परेचर आपका फिक्स हो गया, प्रेशर ऑफ गैसेस आइटम्स फिक्स हो गया, तो ये अमाउंट के साथ वेरी नहीं करेगी, क्योंकि अमाउंट आपके फिक्स कर दी है, तो ये इंटेंसिव है। पर जो ई सेल है, अब वहां पे कंसंट्रेशन आप बदलोगे तो वैल्यू बदलेगी, प्रेशर बदलोगे तो वैल्यू बदलेगी, राइट। तो ये अमाउंट के साथ वेरी करेगा, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये 4-5 हाफ सेल आपको दे दिए, सबसे ज्यादा ई सेल किसका आएगा? तो वो देखो जिसका अगर सारे ही रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, ठीक है, तो ऐसा करना है आपने, ऐसा देखो जिसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल और इसका लोएस्ट हो, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी बड़ी ई सेल की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वाला हाफ सेल ले लो, और एक लोएस्ट वाला हाफ सेल ले लो, ठीक है। तो इस तरह से आप सेल बना सकते हैं, गिवन कि मेरे पास एक कलेक्शन है हाफ सेल्स की, इसमें से मेरे को चूज करना है कि सबसे ज्यादा ई सेल वाला कैसे बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट आती है बच्चे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो हाफ सेल है, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर करना पहले पॉसिबल नहीं था, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेजर करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता था, अब होता है। बट क्योंकि हमारा सिलेबस पुराना ही डिफाइंड है, उसी के फ्लो पे हम चलेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे चलो ठीक है कि नहीं होता था एब्सोल्युटली, पर अब आपको बता दिया मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर हो जाती है। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप जैसे किसी भी वैल्यू को डिफाइन करो। अब जैसे मान लीजिए मैं अब रूम में खड़ा हूँ, ठीक है, इट्स ऑन द सेकंड फ्लोर, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं हाइट कोई भी मेजर करता हूँ, तो मैं अपने कमरे के फ्लोर से मेजर करूंगा। बट आप बोलोगे सर आपके कमरे से तो चलो ये इतना हाइट पे है, पर अगर ग्राउंड से जाके देखो तो कितना डिफरेंट होगा। तो मैं इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो रिलेटिव टू समथिंग, तो रिलेटिव स्केल, रिलेटिव मेजरमेंट तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल्स हैं, उनकी वैल्यू को किसी भी एक स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करके उसके रेफरेंस में डिफाइन कर सकते हैं। वो जो स्टैंडर्ड हमने लिया, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होते हैं, कोई कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज करता है, कोई क्विन हाइड्रोन यूज करते हैं, पर सबसे ज्यादा कॉमन जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यूज होता है दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन देखिए कैसी है। यहाँ पे ये जो आपका ग्लास चैम्बर है, इसमें यहाँ से H2 गैस 1 बार पे आ रही है या 1 ATM पे आ रही है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू, बिकॉज इट हैज टू बी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। और इसका E नॉट जो है हमने वो बाय डिफॉल्ट 0 मान लिया,
ई नॉट जीरो था नहीं, जीरो मान लिया क्योंकि इसको रेफरेंस ले लो ना, आपसे रेफरेंस को तो जीरो लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो वायर आ रही है इसके एंड में फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर लगा हुआ है प्लेटिनम पाउडर, जिससे क्या होगा, अब देखो प्लेटिनम की फॉइल थी उसके ऊपर और फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम अगर आपने लगा दिया तो दैट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और जल्दी हो पाएंगी। और जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर H पॉजिटिव है, तो कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है, प्रेशर भी आपका 1 atm या 1 बार है। अब ये जो है इसका ई नॉट जीरो है, ठीक है। देखो जब आप रिडक्शन पोटेंशियल लेते हो, अब दो मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए, एक का 0.5 और एक का 0, तो मैं किसको कैथोड लूंगा किसको एनोड लूंगा? सीधी सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा वही रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना। तो जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिडक्शन करेगा, वो कैथोड बनेगा, जिसका लोअर है वो एनोड बनेगा। तो अगर इसके साथ मैंने एक और हाफ सेल को लगाया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से बड़ा था, तो फिर वो बनेगा कैथोड, तो इसको बनना पड़ेगा एनोड, समझे। और अगर इसके साथ मैंने एक और हाफ सेल कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू 0 से कम थी, नेगेटिव थी, तो फिर लोअर एसआरपी है तो उसको एनोड बनना पड़ जाएगा, तो फिर ये कैथोड बन जाएगा। तो ये दोनों रोल प्ले कर सकता है, बोलता है कि सामने वाले पे डिपेंड करता है यार, ठीक है। कोई थप्पड़ मार के मेरे से 500 रुपये ले गया, हट्टा कट्टा था तो ले गया, अब दुबला पतला सा है उसको मैं 5 थप्पड़ लगा के 500 रुपये ले सकता हूँ, बोलते हैं डिपेंड्स ना, आई कैन प्ले द बोथ रोल्स, राइट। तो आई कैन बी द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई कैन बी द एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो H2 गैस विल कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास है ना H2 गैस है, तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू 2H पॉजिटिव, ओके। और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करना होता है इसको, तो फिर 2H पॉजिटिव आयन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके H2 में कन्वर्ट होंगे। फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? दूसरे हाफ सेल से आएंगे ना फिर ये। तो जब ये कैथोड का काम करेगा तो एनोड दूसरे से आएंगे, जब ये एनोड का काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो दूसरे के पास जाएंगे। समझ गए ये चीज? हाँ, तो ये दोनों काम कर सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं। अब देखो जैसे यहां पर हमने कनेक्ट किया, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, इसके साथ हमने यहाँ पे कॉपर का हाफ सेल कनेक्ट कर दिया। अब कॉपर का जो एसआरपी है वो कितना होता है? प्लस 0.34, ठीक है। क्यों होता है वो? क्योंकि उसका जीरो लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में प्लस 0.34 है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो कॉपर वाले हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन वाले से 0.34 ज्यादा था, तो उसको अगर आप जीरो मान के चलते हो तो फिर ये 0.34 ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाले भाई साहब बने एनोड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप रिएक्शन कैसे लिखोगे? एनोड पे हमारे पास H2 गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे जाके ये दो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2 पॉजिटिव गेन करेगा, तो वहां पे लिखेंगे हम कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू कॉपर सॉलिड, ठीक है। क्लियर है ये? पॉज करके आप आराम से देखना, देख लो। नेक्स्ट वन देखिए, अब यहां पे हमने क्या किया, इसको जिंक वाले हाफ सेल के साथ रखा। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो जिंक एनोड बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एनोड जिंक सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड टू जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होगा हमारे पास? हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2, राइट, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बबल्स बनाए हुए, बबल्स क्या है कि यहाँ पे H2 जनरेट हो रही है, इसलिए ये बबल्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, एंड दिस इज इनलेट ऑफ H2 गैस। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है अभी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल्स हैं, सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उनको अरेंज कर सकते हैं। देखिए फ्लोरीन आपका हाईएस्ट एसआरपी वाला है, हाईएस्ट एसआरपी मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, ये सबको ऑक्सीडाइज कर देता है क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये खुद कभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, ये सिर्फ गेन ही करता है, ओके। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये। और बाकी यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने पड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत देख लेना, ये हो गए, ठीक है। बाकियों की वैसे वैल्यू तो आपको सबकी दी होती है, नाइट्रेट वाला भी थोड़ा कॉमनली यूज हो जाता है,
MnO2 से Mn2 पॉजिटिव वाला उतना कॉमनली नहीं आता, MnO4 नेगेटिव वाला थोड़ा ज़्यादा आता है। देन आयरन सिल्वर वाला काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। हाइड्रोजन तो हमें पता ही है, कॉपर वाला आपको याद रहता ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन। देन जिंक वाला बहुत कॉमन है, लिथियम। अब ये लिस्ट क्योंकि छोटी है, ठीक है, हमारे पास में स्पेस नहीं कि हम सारे साल आपको डेटा दिखाएं यहाँ पे, पर आपने बुक में एनसीईआरटी में जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको एक बार देख लें। पर गिवन क्वेश्चन में आपके पास हमेशा एसआरपी की वैल्यूज होती हैं, तो आपको वैल्यूज को रटना नहीं है, ठीक है, बस एक जनरल साइड लगा लो, अच्छा है ये ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है या ज़्यादा रिड्यूसिंग है, एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से पढ़ लो। अब देखो, अब जो उसमें ऊपर वाले हैं उनका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग एट व्हाट, दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो नीचे वाले से लूज करवाएंगे, ऊपर वाला गेन करेगा, ठीक है। तो लोअर एसआरपी वाला लूज करता है, हायर वाला गेन करता है। तो अब मान लो क्वेश्चन आया, सर किसको किसके कंटेनर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? सर कॉपर नाइट्रेट को सिल्वर के कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है। सोचो कॉपर नाइट्रेट है, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है और सिल्वर का कंटेनर है, तो दिक्कत तो तब होती है ना कि अगर सिल्वर धीरे धीरे आयनाइज होना शुरू हो जाता। सिल्वर है आपके पास यहाँ पे 0.8 पे और कॉपर है आपके पास 0.34 पे, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। तो सिल्वर रिड्यूस्ड फॉर्म में जाना चाहेगा हमेशा, अगर उसके आयंस होते तो वो सिल्वर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते, पर अभी वो कंटेनर ही सिल्वर का है, ठीक है। तो क्या नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं, ऊपर वाला रिड्यूस होता है, तो सिल्वर विल नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन। तो आप कॉपर नाइट्रेट को या कॉपर सल्फेट को सिल्वर के बीकर में कंटेनर में रख सकते हो, तो मतलब नीचे वाले का सॉल्यूशन ऊपर वाले के कंटेनर में रखा जा सकता है। बट अगर मैं उल्टा करूं, सिल्वर नाइट्रेट को रखूं कॉपर के कंटेनर में, तो एजी पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, ये रिड्यूस होना चाहते हैं, तो ये कॉपर को बोलेंगे भाई तू ऑक्सीडाइज हो, इलेक्ट्रॉन छोड़, और हम गेन करके सिल्वर में रिड्यूस होंगे। तो धीरे धीरे कॉपर का जो कंटेनर है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब नीचे वाले का कंटेनर बना के उसमें ऊपर वाले के सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट को नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करने का मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस करके बाहर निकाल देगा, दैट इज मीन डिस्प्लेस करना, ओके। चलिए अब इसको क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो हायर एसआरपी वाला हाफ सेल हमेशा कैथोड बनाया जाता है, लोअर एसआरपी वाला एनोड बनाया जाता है। सर कभी कभी ई सेल हम निकालते हैं और ई सेल नेगेटिव आता है, तो उसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन होगा ही नहीं। ई सेल नेगेटिव आने का मतलब पता है क्या है, रिएक्शन तो होगा, पर आपका ई सेल नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि आपने जिसको एनोड बनाया है वो कैथोड बनना था, और जिसको कैथोड बनाया वो एनोड बनना था, तो रिएक्शन तो हो रहा है, पर आप जैसे रिप्रेजेंट उसको कर रहे हो उससे उल्टा हो रहा है। जहां पर आप बोल रहे हो ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, वहां एक्चुअली रिडक्शन हो रही थी, ओके। तो नेगेटिव ई सेल का मतलब ये है कि योर अंडरस्टैंडिंग इज उल्टी, जिसको आप एनोड बोल रहे हो वो एक्चुअली कैथोड काम कर रहा है वहां पे, तो रिएक्शन तो हो रहा है वो, पर वो आपने जो सोचा उसके उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो लोअर SRP1 डिस्प्लेसेस और रिड्यूसेस द हायर SRP1, तो मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस यूजेज समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, पॉज कर दीजिए वीडियो को, 30 से 45 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 4 हाफ सेल आपको दिए, इनका पोटेंशियल की वैल्यू दी है, सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ, इनकरेक्ट बताना है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एक्वस फेरस नाइट्रेट। देखो अब यहाँ पे बच्चों क्या है, पहला बोला MnO4 नेगेटिव कैन बी यूज्ड इन एक्वस HCl। अगर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करवा रहे हो फेरस नाइट्रेट की, तो उसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ओके। और MnO4 नेगेटिव कैन बी यूज, मतलब MnO4 नेगेटिव को इसके साथ रिएक्शन आप करवा रहे हो, और HCl क्या कर रहा होगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अब देखो अगर आप MnO4 नेगेटिव और HCl आपस में साथ में लेते हो, MnO4 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.51, और क्लोराइड का कितना है 1.40, ये हायर है ये लोअर है। तो MnO4 नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगा, ये Cl को यहाँ पे रिड्यूस करेगा क्या, Cl को तो कर देगा ये, ठीक है।
तो यहाँ पर ये Cl नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। तो जो HCl होगा उसके जो क्लोराइड आयंस हैं उनको ये Cl2 में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा। तो दिक्कत क्या होगी? अरे दिक्कत ये होगी, आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर रहे थे, इस MnO4 नेगेटिव को सिर्फ इससे रिएक्ट करना चाहिए था, पर अब इसके कुछ अमाउंट HCl के साथ रिएक्शन में चले जाएंगे। तो अब आप बोलोगे कि सर MnO4 नेगेटिव इतना कंज्यूम हुआ, वो सारा का सारा फेरस नाइट्रेट के साथ नहीं हुआ, थोड़ा सा HCl के साथ भी हो गया, तो आप उसको भी अपनी कैलकुलेशन में ले लोगे, जो कि इसकी कैलकुलेशन थी, तो गलत आ जाएगा ना। तो MnO4 नेगेटिव सिर्फ इसके साथ रिएक्शन करना चाहिए, इसके साथ नहीं करना चाहिए था, इसलिए MnO4 नेगेटिव के साथ HCl नहीं लेते। ये हमने शायद पहले भी पढ़ा हुआ है, रिडॉक्स में भी पढ़ा हुआ है। Cr272 नेगेटिव कैन बी यूज्ड विद एक्वस HCl। अब देखो डाइक्रोमेट की वैल्यू कम है, 1.38 है, इसका 1.4 है, तो डाइक्रोमेट Cl नेगेटिव को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वहां पे HCl लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। MnO4 नेगेटिव विद H2SO4, तो H2SO4 क्या यहाँ पे डेटा दिया ही नहीं है इसका, चलो कोई बात नहीं, इसका नहीं दिया है, ठीक है, पर ये तो क्लियर है कि इसका डेटा दिया हो, और ये क्लियर था, इन दोनों का डेटा है ही नहीं, एक्वस H2SO4 का डेटा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पर ये हमने क्वेश्चन पहले रेडॉक्स में भी पढ़ा हुआ, और ये क्वेश्चन PYQ की फॉर्म में 2-3 बार पूछा जा चुका है डिफरेंट तरीके से। नेक्स्ट वन, 4 colorless salt solutions are placed in separate test tubes and a strip of copper is placed in each, which solution finally turns blue? 30 seconds. तो 4 colorless salt solutions हैं, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखे हैं, एंड स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन ईच, तो सभी में आपने कॉपर की स्ट्रिप को डाल दिया। आप बोलोगे सर सारे ब्लू कर दिए, अरे ब्लू का मतलब यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन से है, ठीक है। देखो कॉपर जब ऑक्सीडाइज होगा कॉपर 2 पॉजिटिव में, तब जाके आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। तो कौन है जो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? कॉपर को वो ऑक्सीडाइज कर पाएगा जो सीरीज में उससे ऊंचा है, जिसका SRP कॉपर से ज्यादा है। तो अब अगर आप यहाँ पे, आपको वैल्यूज मैंने दी नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू जनरली हमें पता ही होती है। सिल्वर की वैल्यू 0.8 है, कॉपर की 0.34 है, सिल्वर की वैल्यू कॉपर से ज्यादा होती है, वी नो दिस, बाय डिफॉल्ट वी नो दिस, तो हमें पता है कि आंसर इज ये ऑप्शन। सिल्वर जो है, अगर यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट होगा और कॉपर की स्ट्रिप है, तो कॉपर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा और सिल्वर उसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, जो आपको मैंने बोला था कि इसके कंटेनर में किसको नहीं रख सकते, वही वाली बात आ गई यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। पर लेड, जिंक और कैडमियम, इन तीनों का SRP कॉपर से कम है, तो जिसका SRP कॉपर से ज्यादा है उसके सॉल्यूशन में कॉपर की स्ट्रिप को या रॉड को आप नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। देखो पहले ध्यान से पढ़ना इसको, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन बताना है आपको, ये ABCDE कौन कौन से, A है, C है, D है, अच्छा B भी है, ABCD और E भी है, ABCDE, ठीक है, और H2 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं H2, मान लेते हैं यहाँ पे होगा क्योंकि H2 0 पे होता है, तो कौन कौन H0 से ऊपर है कौन कौन नीचे, ये आपको इन रिएक्शंस को देख के बताना है। आराम से 1 मिनट लो, 1.5 मिनट लो, 2 मिनट लो, आराम से करो उसको। अब देखो पहला, A + H2SO4 गिव्स यू ASO4 + H2, तो A ने क्या किया, H पॉजिटिव को डिस्प्लेस किया, तो A खुद ऑक्सीडाइज हुआ और H पॉजिटिव को रिड्यूस हुआ। बेटे अगर H पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है मतलब वो कैथोड बन रहा है, मतलब उसका SRP ज्यादा है, A ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसका SRP कम होता है, नीचे वाला ऑक्सीडाइज होता है ना, ऊपर वाला रिड्यूस होता है। तो A अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो A हाइड्रोजन से नीचे है, दैट इज फॉर श्योर। तो हम ये बोल सकते हैं कि SRP ऑफ A, ठीक है, या A2 पॉजिटिव टू A इज लेस देन 0, नेगेटिव है। सेकंड में क्या देखो, C + ACl2 गिव्स यू, C ने क्या किया, A को डिस्प्लेस कर दिया, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है, लोअर SRP वाला हायर वाले को डिस्प्लेस करता है, तो C लोअर SRP वाला होगा, A हायर SRP वाला होगा। तो आप यहां बोल सकते हैं कि SRP ऑफ CCl2 है, कार्बन C, मतलब कार्बन नहीं है ये, दिस इज C, C2 पॉजिटिव टू C इज लेस देन
ए से ये नीचे है, अच्छा तो H2 के नीचे कहीं पे ए है और उससे नीचे कहीं पे सी है, ओके। सी प्लस ई नो रिएक्शन, बस सी ई को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, नीचे वाला ऊपर वाले को तो कर देता है, तो ई ऊपर नहीं है इससे, इससे फिर नीचे होगा वो, तो ई इससे भी नीचे होगा, अभी तो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं करता, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है। डी प्लस बी से डी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो बी ऊपर है डी नीचे है, ओके। और डी प्लस H2SO4 कोई रिएक्शन नहीं हुआ, डी जो है H पॉजिटिव को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, मतलब डी H पॉजिटिव से ऊपर है, तो डी कहीं यहाँ पे है लेट्स से, और डी ने बी को कर दिया, ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाले को करेगा तो बी और भी ऊपर होगा, ये आ गया आपका सीक्वेंस। आराम से पॉज करके इसको फिर से सुन लो, फिर से देख लो, दिमाग लगा लो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली इट मींस यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे काम करती है, नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर करनी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से हो जाएगा, बट प्रैक्टिस कर लेना, इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़े काम आएगी। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उतना अच्छा डेवलप नहीं होता, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है। नेक्स्ट तो देखिए, इन अ गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट हियर, तो ध्यान देना उसी तरीके से। सॉल्ट ब्रिज डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन, केमिकल तो कोई रिएक्शन नहीं करता ना वहां पे, वो बात सही है। स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, दोनों को आपस में कांटेक्ट नहीं आने देता, इसलिए डिफ्यूजन भी नहीं होगा, इधर का आयन उधर नहीं जाएगा, उधर का आयन इधर नहीं आएगा, ये बात भी सही है। इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस, नेसेसरी नहीं है, हमने जिंक स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट में डाला था तब भी रिएक्शन हो गया कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि आप सॉल्ट ब्रिज लोगे तभी रिएक्शन होगा। एंश्योर्स मिक्सिंग नहीं, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन, 15 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू 2F नेगेटिव, इसका SRP आपको 2.8 दिया हुआ है, तो अगर हम हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू F नेगेटिव लें तो उसका SRP कितना होगा, कितना आएगा 1.4, राइट, रॉन्ग, 2.8 ही रहेगा। SRP का उसकी स्टोइकियोमेट्री से क्या रिलेशन है, स्टोइकियोमेट्री से थोड़ा ना कोई रिलेशन है, वी हैव नॉट चेंज द कंसेंट्रेशन, ना तो मैंने कंसेंट्रेशन चेंज करी है, ना मैंने मेटल चेंज किया है, ना मतलब जो स्पीशीज थी वो चेंज नहीं करी, कंसेंट्रेशन चेंज नहीं करा, टेम्परेचर चेंज नहीं करा, स्टोइकियोमेट्री चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट डिपेंड ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ओके, 2.8 ही रहेगी वैल्यू। नेक्स्ट वन, फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन ई नॉट इज, तो नाइट्रेट की रिडक्शन का मतलब उसका SRP इतना है, ओके, 4 और हाफ सेल आपको दिए। The pair or the pairs of metals that is are oxidized by nitrate, देखो बच्चे, चलो पहले ट्राई कर लो आप खुद से इसको, ऊपर वाला अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और नीचे वालों को ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो 0.96 के जो नीचे होंगे उनको नाइट्रेट ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो नाइट्रेट विल ऑक्सीडाइज all that have SRP less than plus 0.96, कौन कौन है, पहला वाला डेफिनेटली, ठीक है, दूसरा वाला डेफिनेटली, तीसरा वाला गोल्ड नहीं है, ठीक है, तो सी वाला तो नहीं होगा, और मर्करी 0.86, हाँ ये भी हो जाएगा, वेनेडियम मर्करी हो जाएंगे, मर्करी आयरन हो जाएंगे, आयरन वेनेडियम हो जाएंगे, तो ABD हो जाएंगे, सी नहीं हो पाएगा, ओके। नेक्स्ट वन, अब यहां पे आपको कुछ हाफ सेल दिए गए रिडक्शन पोटेंशियल के साथ, उनके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मल्टीपल ऑप्शन कैन बी करेक्ट, ध्यान से करना, 30 सेकंड 40 सेकंड फॉर दिस वन। देखो, AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, ये तो हमें वैसे पता है, AgNO3 को कॉपर के वेसल में स्टोर्ड हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, कॉपर विल गेट ऑक्सीडाइज विल रिड्यूस, तो ये तो नहीं कर सकते, पर उन्होंने ट्रू पूछा हुआ है। मैग्नीशियम नाइट्रेट कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, यहां से हमने फिर से क्या था, हायर SRP वाले को लोअर वाले के वेसल में नहीं स्टोर करते, ठीक है, मैग्नीशियम का कितना है, लोअर है, और कॉपर का कितना है, हायर है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो वेसल है वो हायर SRP वाले का होना चाहिए, ठीक है, आप इसको ऐसे
याद भी कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। वेसल हमेशा हायर एसआरपी वाले का होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे कॉपर वाले का हायर है, इट कैन बी स्टोर्ड। कॉपर वाले को सिल्वर में रखोगे ये भी हो सकता है, मर्करी वाले को कॉपर में रखोगे, मर्करी कितना है, नहीं हायर है ना, यहाँ पे कॉपर में रखोगे तो नहीं होगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो बी एंड सी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट वन, a metal having negative reduction potential when dipped in the solution of its own ions has a tendency to 30 seconds, जल्दी करिए। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये आपका मेटल है, इसके खुद के सॉल्यूशन में इसको आपने डिप कर रखा है, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट पे रखा आपने, तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब हुआ कि इट हैज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये मतलब हुआ ना इसका, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी पॉजिटिव होगी, ज्यादा होगी। तो मेटल बोलेगा भाई साहब मैं चला ऑक्सीडाइज होके बाहर, तो मेटल रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो आयन बन के बाहर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ जाएगा, तो सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और मेटल रॉड पे नेगेटिव होगा, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये जिंक वाला ही केस तो है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वन देखिए, अब ये आपको रिएक्शन दिया गया, पूरा सेल रिएक्शन है, तो बताओ कौन सा सेल नोटेशन इसके साथ मैच करता है, 30 सेकेंड्स मैक्स। देखो H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो एनोड में H2 आना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत हो गया। PtH2HCl, ओके, PtH2KCl, के तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, नॉट अ स्पेक्टेटर आयन ऑल्सो, कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है के, तो PtH2HCl दो में बी और डी में तो आ रहा है। अब देखो कैथोड में Ag इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू सॉरी रिड्यूस टू सिल्वर, मतलब AgCl से सिल्वर में जा रहा है, Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, तो AgCl से Ag, AgCl से Ag, ओके, AgCl से Ag, AgNO3, NO3 तो नहीं है कहीं पे भी, राइट, AgNO3 आउट हो गया, सेकंड ऑप्शन। अब आप बोलोगे सर क्लोराइड भी तो था, ये क्यों नहीं मेंशन किया, किया ना HCl का सॉल्यूशन, क्योंकि HCl जब आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव भी देगा, Cl नेगेटिव भी देगा, वो H पॉजिटिव आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे, Cl नेगेटिव आपके वहां शो हो जाएंगे, तो ये मिला के HCl ही तो बन रहा है। तो HCl अकेला लिखना काफी था, उसको अलग से Cl नेगेटिव उधर और H पॉजिटिव अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरी तरह से आयनाइज होगा वो। नेक्स्ट, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर E नॉट ऑफ M2 पॉजिटिव टू M इज 0.46, E नॉट ऑफ X टू X2 नेगेटिव इज 0.34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 40-45 सेकेंड्स, ठीक है, जल्दी से करिए। देखो अब यहां पे क्या करना बच्चों, जिसका हायर एसआरपी होता है ये बनेगा कैथोड, लोअर वाला बनेगा एनोड, ठीक है, और दोनों ही एसआरपी हैं, क्योंकि ये 2 से 0 में जा रहा है और 0 से -2 में जा रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ पे जो आपका ई सेल आएगा या ई नॉट सेल जो आएगा वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो 0.46 माइनस 0.34, तो 0.8 तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये दोनों आउट हो गए, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, जो एनोड बनेगा वो बनेगा, ये उसमें गया वो तो रिडक्शन हुआ, उल्टा X2 नेगेटिव gives you 2x plus 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2x क्यों लिख दिया मैंने, x plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और कैथोड पे आ जाएगा आपके पास M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू M, ये आप पूरा माइंड में आपको सॉल्व करना है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गया तो M2 पॉजिटिव प्लस X2 नेगेटिव गिव्स यू M प्लस X, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्यों स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, ये अपने आप से हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर फर्स्ट लेक्चर। तो अंडरस्टैंडिंग पे आपने काम करना है फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नर्स इक्वेशन की, वहां पे फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि आपका फर्स्ट लेक्चर के फंडामेंटल परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।